Hey guys, welcome to our YouTube channel Study Regna. Today we'll discuss about BSc Honors Mathematics Semester 2. Here is the syllabus. अब हम बात कर रहे हैं लिमिट थ्योरम की. सो लेट ए बी द सबसेट ऑफ आर, देन एफ बी द फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए टू आर एंड सी बी इन आर बी द क्लस्टर पॉइंट ऑफ ए. We say that f is bounded on the neighborhood of c if, अब देखो हम यहाँ पे जो है बाउंडेड की कंडीशन बता रहे हैं. अगर आपको याद हो हमने सेमेस्टर 1 में भी पढ़ी थी कि if there exists some delta positive and constant m positive such that mod of fx किससे छोटा आ जाएगा, m से, for every x in a intersection v delta neighborhood of c basically. ठीक है, तो यहाँ पे हम एक थ्योरम देख लेते हैं. थ्योरम कहती है कि if a is the subset of r and we have defined a function from a to r, it has a limit at c in r, then f is bounded on some neighborhood of c. ये हमारी एक थ्योरम है. इसका एक छोटा सा प्रूफ है आपके पास. अगेन हम जो है डेफिनेशन से ही चलेंगे. गिवन हमारे पास जो जो चीजें गिवन है, क्या गिवन है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू c f x is equals to l where c is in a. Let epsilon positive be given, then there exists some delta positive such that mod of fx minus l is less than epsilon wherever mod of x minus c is less than delta, where x belongs in a and x is not equal to c. Now we choose epsilon equals to 1. So then what will be happening? अब आप यहाँ पे इस कंडीशन में epsilon की जगह 1 रख दो, तो mod of fx minus l किससे छोटा आ गया, 1 से. तो हम क्या कह सकते हैं कि mod fx कहाँ लाई कर रहा है, -1 प्लस mod l छोटा हो जाएगा mod fx से, और mod fx खुद किससे छोटा है, 1 प्लस mod l से. तो fx जो है वो छोटा आ गया 1 प्लस mod l से. ये कब कंडीशन ट्रू होगी, जब भी कभी x किसमें होगा, नेबरहुड ऑफ c इंटरसेक्शन a में, जहां पे x और c इक्वल नहीं है. हम m को मैक्सिमम मान लेते हैं. किसका मैक्सिमम लेंगे, 1 प्लस mod l का और fx का. तो आप क्या क्लियरली कह सकते हो कि जो mod fx है वो किससे छोटा आ गया, m से. हम जनरली अपनी बाउंडेडनेस के लिए यही कंडीशन लेते हैं उन सारे x के लिए जो इसमें बिलोंग कर रहे हैं. सो क्लियरली वी हैव शोन दैट f इज बाउंडेड ऑन द नेबरहुड ऑफ c. ठीक है, ये प्रूफ सिंपल सा है, हमने डेफिनेशन के थ्रू ही इस प्रूफ को किया है. ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम पे आ जाते हैं. नेक्स्ट थ्योरम में कह रहे हैं, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हम बेसिकली अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे. थ्योरम पढ़ लेते हैं एक बार. लेट ए बी दी सबसेट ऑफ आर एंड एफ एंड जी बी दी टू फंक्शंस ऑन ए टू आर. लेट सी बी इन आर बी दी क्लस्टर पॉइंट ऑफ ए फॉर द बी belongs in R. So if limit extending to C f is L and limit extending to C G is M, मतलब हमारे पास L और M लिमिट्स गिवन है. L लिमिट कब होगी, जब हमारे पास फंक्शन f की बात होगी, और G फंक्शन की अगर हम बात करेंगे तो लिमिट M होगी. ठीक है, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू C, अगर आप दो फंक्शंस को ऐड करते हैं तो उसकी लिमिट भी ऐड हो जाएगी, दो फंक्शन को सब्ट्रैक्ट करते हो तो उसकी लिमिट भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी. ऐसी सेम मल्टीप्लिकेशन के लिए और सेम हम कांस्टेंट के लिए एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए कर सकते हैं. जैसे b आपके पास कोई भी एक स्केलर है और f आपका फंक्शन है, तो उसकी लिमिट भी b इंटू एल हो जाएगी. ठीक है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, bl के. और अगर हम यहाँ पे जो है डिवीजन के लिए भी इस चीज़ को ट्रू दिखा रहे हैं कि अगर हमारे पास एक फंक्शन h है जो a से r तक डिफाइन हो रहा है और h x 0 के इक्वल नहीं है उन सारे x के लिए जो a में है, और अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एच किसके इक्वल है, बड़े एच के, जैसे हमारे पास यहाँ पे था ना, वैसे हमने एक बड़े एच के लिए कह दिया विच इज नॉट इक्वल टू 0, देन लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ अपॉन एच किसके इक्वल आ जाएगा, एल बाय एच के लिए. इन सब के प्रूफ्स आपको करने हैं. पेपर में आने के चांसेस कम रहते हैं, लेकिन हाँ कई बार आपके पास आ भी जाते हैं, तो इन सब के प्रूफ आपको खुद से करने हैं. ठीक है, इसके बिल्कुल सिंपल से प्रूफ्स है. अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स ही हो रहे, 2 पार्ट्स में डिस्कस करूंगी यहाँ पे, बाकी रिमेनिंग वाले आप खुद से करेंगे. ठीक है, सो देख लेंगे. हमारे पास गिवन है लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ प्लस जी इज इक्वल्स टू एल प्लस एम. ठीक है, इसके
इसके लिए हम प्रूफ ले रहे हैं, सेम इसी के तरह से आप बाकी के प्रूफ्स भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन प्रूफ्स में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, बस हम डेफिनेशन के थ्रू चलते हैं, जैसे जैसे डेफिनेशन कहती है हम वैसा वैसा लिखते जाते हैं। ठीक है, देखेंगे एक बार प्रूफ। हमारे पास क्या गिवन है कि लिमिट x टेंडिंग टू c f, ये L है, और हमें पता है कि लिमिट x टेंडिंग टू c g जो है वो m है। ठीक है, ये हमें दो कंडीशंस पता है। अब हम जो है अपनी डेफिनेशन के थ्रू ही चलेंगे। सो देख लेंगे, हम बोलेंगे फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव वी गिवन, यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करेगा, डेल्टा 1 पॉजिटिव सच दैट मॉड ऑफ fx माइनस l किससे छोटा आ जाएगा, एप्सिलॉन, और फॉर सम रीजन से एप्सिलॉन बाय 2, वो भी हमें आगे समझ आ जाएगा। ऐसे ही हम कह सकते हैं यहाँ पे एक डेल्टा 2 पॉजिटिव एग्जिस्ट करेगा सच दैट मॉड ऑफ gx माइनस m किससे छोटा आ जाए, एप्सिलॉन बाय 2 से। इसको फर्स्ट कंडीशन मान लो, इसको सेकेंड कंडीशन मान लो, और दोनों में ही मेंशन कर देना ही कब ट्रू होंगे, जब भी कभी मॉड x माइनस c 0 से बड़ा होगा, और पहली वाली कंडीशन के लिए डेल्टा 1 से छोटा और दूसरी वाली कंडीशन के लिए डेल्टा 2 से छोटा। ठीक है, ये भी मेंशन कर देंगे। अब हम जो है डेल्टा 1 और डेल्टा 2 में से डेल्टा को मिनिमम चूज कर लेंगे, मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 और डेल्टा 2। अब हम कंसीडर कर लेते हैं मॉड fx प्लस gx माइनस l प्लस m का मॉड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे कुछ इस तरह से फॉर्मेशन करेंगे जिससे हमें जो है इजीली वैल्यू मिल जाए। तो हम ऐसा कर सकते हैं सिंपली, यहाँ से सबसे पहले आप fx माइनस l को एक तरफ कर लो और gx माइनस m को कर लो। ऐसा अब हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ऊपर वैल्यूज पता है इनकी। ठीक है, जैसे अगर आप देखो मॉड fx माइनस l ये किससे छोटा है, हम क्लियरली कह सकते हैं ना एप्सिलॉन बाय 2 से। इनको आपने अलग करके फिर मैं यहाँ पे मैंने एक स्टेप स्किप कर दिया है। यहाँ पे आप देखो ऐसे करोगे, सबसे पहले आप इसको अलग अलग ब्रैकेट्स में रख लोगे, फिर ट्राइंगल्स इनइक्वालिटी लगा के जो है आप इसको मॉड्स अलग कर सकते हो। ठीक है, अब हमें इसकी वैल्यू पता है, ये एप्सिलॉन बाय 2 हो गया, ये भी एप्सिलॉन बाय 2 हो गया, तो ये किसके इक्वल आ गया, एप्सिलॉन के। मेंशन कर दोगे कि बाय 1 एंड 2 हम ये चीज कह सकते हैं। तो ये कंडीशन कब ट्रू होगी, जब भी कभी मॉड x माइनस c 0 से बड़ा होगा लेकिन डेल्टा से छोटा। तो जो कंडीशन प्रूव करनी थी वो प्रूव हो गई। यहाँ पे इसका प्रूफ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, सेम इसी पैटर्न से बाकी के प्रूफ्स भी हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक मल्टीप्लिकेशन का और मैंने कर रखा है, आप मल्टीप्लिकेशन का भी देख सकते हैं कि अगर हम कह रहे हैं लिमिट x टेंडिंग टू c fg किसके इक्वल है, lm के। कैसे करेंगे, देखो हम सबसे पहले मान लेंगे लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव बी गिवन नंबर, तो क्या एग्जिस्ट करेगा, डेल्टा 1 और डेल्टा 2 विच इज ग्रेटर देन 0 सच दैट, जैसे अभी हमने यहाँ पे की थी बात, जो हमने की थी ऐसी दो कंडीशंस यहाँ पे भी बनेगी। तो क्या आ जाएगी, मॉड fx माइनस l लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 के ले रहे हैं। अब यहाँ पे हम 2 के क्यों ले रहे हैं, ये आपको पता ही है कंडीशन, जब आप आगे सॉल्व करोगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा जहाँ पे हमें इस तरह से कुछ लेना पड़ेगा। जब भी कभी x माइनस c का मॉड किससे छोटा है, डेल्टा 1 से। ऐसे हमने g फंक्शन के लिए बोल दिया gx माइनस m का मॉड एप्सिलॉन बाय 2 मॉड l प्लस 1 से छोटा है। ये कब ट्रू होगा, जब भी कभी मॉड ऑफ x माइनस c किससे छोटा हो जाएगा, डेल्टा 2 से। अगेन अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे मॉड ऑफ fx इंटू जी एक्स माइनस एल एम। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, बेसिकली हम यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा पैटर्न अलग कर रहे हैं। यहाँ पे अब हम जो है प्लस माइनस कर रहे हैं एल जी एक्स को। ठीक है, उसको करने का रीजन क्या है वो भी आपको जब आप आगे सॉल्व करोगे तब समझ में आएगा। यहाँ पे बेसिकली हमने क्या किया है, प्लस माइनस एल जी एक्स। ठीक है, तो अब हमने प्लस माइनस एल जी एक्स कर दिया। अब हम क्या लिख सकते हैं, एफ जी एक्स माइनस जी एक्स इंटू एल प्लस मॉड एल जी एक्स माइनस एल एम। ठीक, अब आप देखो यहाँ से जो है ये हमने ट्राइंगल्स इनइक्वालिटी लगा के मॉड्स अलग कर दिए हैं। अब हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि मॉड जी एक्स को आप बाहर ले लो, मॉड एफ एक्स माइनस एल कर दो, और मॉड एफ एक्स माइनस एल की वैल्यू आपको पता है। ऐसे ही प्लस मॉड एल अलग रखो, मॉड जी एक्स माइनस एम कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हम
क्लियरली कह सकते हैं कि के पॉजिटिव एग्जिस्ट करेगा सच दैट मॉड ऑफ जी एक्स किससे छोटा हो जाएगा, के से. देन देयर एग्जिस्ट सम डेल्टा 3 पॉजिटिव फॉर एवरी एक्स इन दिस. सो अब हम डेल्टा को जो है मिनिमम चूज कर लेंगे किसमें से, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3. इन तीनों का मिनिमम क्या हो जाएगा, डेल्टा. सच दैट जो हमारे एक्सप्रेशन 1, 2 और 4 बने हैं तीनों के तीनों एक साथ होल्ड करेंगे. तो अब जब आप थर्ड एक्सप्रेशन को यूज करोगे तो आप क्या कह सकते हो, यहाँ पे बस आपने क्या करना है, जैसे हमें एफ एक्स मॉड एफ एक्स माइनस एल की वैल्यू पता है, हम वो डाल रहे हैं. ठीक है, तो ये आ जाएगा अब साइलन अपॉन 2k इंटू के प्लस मॉडल अपॉन मॉडल प्लस 1 इंटू अपसाइलन बाय 2. तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि वहाँ पे हमने अपसाइलन अपॉन 2k क्यों लिया था. ठीक है, अब हम क्या कह सकते हैं, सिंपली जब आप इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा आपके पास, अपसाइलन वेरिएबल मॉड एक्स माइनस सी किससे छोटा है, डेल्टा से. तो जो पार्ट प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया. ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जहाँ पे हमें लिमिट निकालनी है. इन टाइप के क्वेश्चंस में आप सिंपली जो है लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे, बट मेन पार्ट क्या है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, थ्योरम को स्टेट करना. ठीक है, क्योंकि बहुत सिंपल से और इजी से क्वेश्चंस है, तो इन टाइप्स के क्वेश्चंस में आपको थ्योरम को स्टेट करना मस्ट है. ठीक है, अब हम आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जहाँ पे हमें लिमिट निकालनी है. सो फर्स्ट पार्ट देखेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3. क्लियरली आप अगर देखो लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे आपके पास वैल्यू आ जाएगी. अब आप यहाँ पे जो है मेन अपनी थ्योरम स्टेट करोगे. कौन सी थ्योरम यूज कर रहे हैं, जो भी हमने डिस्कस की, बस आप लिख दोगे यूजिंग द अबव थ्योरम, मतलब यहाँ पे आप उस थ्योरम को स्टेट करोगे. तो वी कैन राइट द लिमिट्स ऑफ द प्रोडक्ट एज द प्रोडक्ट ऑफ लिमिट्स. सो इट इम्प्लाइज कि जो आपके पास लिमिट के आंसर्स आए उसको मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ. नेक्स्ट है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2x. तो इस पे लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे, यहाँ पे मैंने कर रखी है. अब बस इनको सब्ट्रैक्ट कर दोगे. अगेन आप यहाँ पे मेंशन करोगे थ्योरम. ठीक है, सो यहाँ पे मैंने सॉल्व करके आंसर लिख दिया. ऐसे ही एक पार्ट और है, ये वाला पार्ट भी आप खुद कर सकते हो. अब हम एक थ्योरम देख लेते हैं. नेक्स्ट थ्योरम है कि अगर A सबसेट है R का एंड F इज अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम A to R एंड C be the cluster point of A, if Fx lies between A and B for every x in A and x not equals to C, and if limit F exists then this limit also lies between A and C. तो सिंपल सी थ्योरम है, वो कह रहे कि अगर फंक्शन A और B में लाई करता है तो उसकी जो लिमिट है वो भी A और B में लाई करनी चाहिए. तो देखेंगे इसका प्रूफ. हम कह सकते हैं कि मान लेते हैं कि इस फंक्शन की लिमिट L है, तो यहाँ पे एक सीक्वेंस xn एग्जिस्ट करेगा A में सच दैट xn इज नॉट इक्वल टू C एंड xn कन्वर्जेस टू C. सो f ऑफ xn वो भी L को कन्वर्ज करेगा. तो इसका मतलब सिंस वी नो दैट fx लाइज बिटवीन A एंड B, तो इट इम्प्लाइज f ऑफ xn भी A और B में लाई करेगा. अब आप लिमिट ले लो, तो आपने लिमिट लोगे तो स्क्वीज थ्योरम से जो आप क्या कह सकते हो कि लिमिट f ऑफ x भी कहाँ लाई करेगी, A और B में लाई करेगी. ठीक है, ये छोटी सी थ्योरम है, इसके आने के चांसेस बहुत रेयर होते हैं. ठीक है, अब हमने सेमेस्टर 1 में जो है स्क्वीज थ्योरम पढ़ी थी और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने सीखे थे. सेम थ्योरम यहाँ पे है, उसी पैटर्न से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सो एक बार देख लेंगे. यहाँ पे हम सबसे पहले स्टेटमेंट रिकॉल कर लेते हैं, क्या थी स्क्वीज थ्योरम. स्क्वीज थ्योरम कहती है कि अगर आपके पास वही सारी बातें चल रही है जो अभी तक हम बोल रहे थे कि A जो है सबसेट है रियल लाइन का, और F G H 3 फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं A से R तक, और C एक क्लस्टर पॉइंट है A का. अगर Fx छोटा है, हम क्या कहते थे, सिंपली हम कहते थे कि अगर Gx कहाँ लाई कर रहा है, Fx और Hx के बीच में, उन सारे x के लिए जो A में है और x C के इक्वल नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं, एंड इफ द लिमिट एक्सटेंडिंग टू C Fx इज L एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू C Hx इज ऑल्सो L. मतलब दोनों की अगर लिमिट एक ही सेम लिमिट आती है तो हम कह सकते हैं कि जो बीच वाला फंक्शन है उसकी लिमिट भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी L. ये हमारे पास स्क्वीज थ्योरम होती है, उसी को यूज करके अब हम जो है क्वेश्चंस करेंगे. पहला क्वेश्चन देखो कि हमें दिखाने लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x इज
0। देखेंगे अब हम इसका सोल्यूशन कैसे लिखेंगे। वी नो दैट फॉर ईच स्मॉल वैल्यूज ऑफ x द साइन फंक्शन सैटिस्फाइज द इनइक्वालिटी sin x लाइज बिटवीन -x एंड +x। मान लेते हैं -x को fx और यहाँ से इस पॉजिटिव x को hx मान लेते हैं। तो आप लो लिमिट दोनों पे एज x टेंडिंग टू 0, तो दोनों की लिमिट 0 आ गई, तो क्लियरली बाय स्क्वीज थ्योरम जो है इसकी वैल्यू 0 हो गई। ऐसी नेक्स्ट पार्ट देखो, cos x माइनस 1/x। सबसे पहले हम यहाँ पे रैशनलाइज कर देंगे न्यूमरेटर को। न्यूमरेटर को रैशनलाइज करने के बाद क्या आंसर आएगा आपके पास, साइन स्क्वायर x/x cos x प्लस 1। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ से माइनस साइन x/x को अलग कर लिया और साइन x/cos x प्लस 1 को अलग कर लिया। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम इसकी वैल्यू कंप्यूट करते हैं। ठीक है, तो देखो अगेन हम वही वाली इनइक्वालिटी बताएंगे कि साइन x कहाँ लाई करते हैं, -x और +x के बीच में। x से डिवाइड कर दोगे क्या आ जाएगा, -1 लेस देन इक्वल टू साइन x/x लेस देन इक्वल टू 1। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि साइन x किससे बड़ा हो जाएगा, -x से। ऐसे ही अब हमने cos x लेस देन इक्वल टू 1 के लिए कैलकुलेट किया, हम कह सकते हैं कि cos x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 1 + 1 2 हो गया। तो बेसिकली हमने जो है 1/cos x प्लस 1 को किससे छोटा बता दिया, 1/2 से। हमें इसकी वैल्यू चाहिए थी ना, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -x/2। ठीक है, तो इसका मतलब जो आपका पूरा फंक्शन है वो कहाँ लाई करेगा, जो आपको गिवन फंक्शन है वो आपका कहाँ लाई करेगा, -x/2 और 0 के बीच में, उन सारे x के लिए जो किससे बड़े हैं, 0 से। ठीक है, अब अगर आपका x लेस देन 0 हो गया, अभी हमने बात की अगर x 0 से बड़ा है, अब अगर x 0 से छोटा हो गया तो हम क्या कह सकते हैं कि cos x माइनस 1/x कहाँ लाई करेगा, 0 और -x/2 के बीच में। अब अगर हम मान ले fx, तो fx और hx हमारे पास अब दो वैल्यूज होल्ड करेंगे, एक बार जब x पॉजिटिव होगा और एक बार x जब नेगेटिव होगा। ऐसे ही hx एक बार पॉजिटिव होगा और एक बार जब नेगेटिव होगा, तो ये हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि fx किससे छोटा, cos x माइनस 1/x कहाँ लाई करेगा, fx और hx में, यानी कि ये वाली वैल्यूज में। अब आप दोनों तरफ लिमिट लोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो स्क्वीज थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं, ये वाला पार्ट भी 0 हो गया। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। स्क्वीज थ्योरम के क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं, बस जो आपके पास फंक्शन गिवन है आपको उससे छोटा एक फंक्शन ढूंढना है और उससे बड़ा एक फंक्शन ढूंढना है। फिर आप उनकी लिमिट्स देखोगे, अगर उनकी लिमिट सेम हो जाती है तो आप स्क्वीज थ्योरम से कह सकते हो कि जो बीच वाला फंक्शन है यानी कि gx वो भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब हम एक थ्योरम देख लेते हैं। ये थ्योरम कहती है कि अगर f और g जो है दो फंक्शंस हैं डिफाइंड ऑन a which is the subset of R to R and C is a cluster point of A. Suppose that f is bounded on the neighborhood of C and that limit extending to C g is 0. Then prove that limit extending to C f g is equals to 0. ये क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का, एक बार देख लेंगे। यहाँ पे हम कैसे इसको प्रूव कर रहे हैं। अगेन हम जो है यहाँ पे बाउंडेड की डेफिनेशन लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमें गिवन है कि सपोज दैट f इज बाउंडेड। ठीक है, तो सिंस f इज बाउंडेड ऑन द नेबरहुड ऑफ C, so then there exists some delta positive and a constant m positive such that mod of fx किससे छोटा आ जाएगा, m से। ये किसकी कंडीशन होती है, बाउंडेडनेस की। फॉर एवरी x in A, whenever mod of x minus c is greater than 0 or less than delta 1. Since we have been given that limit extending to C g क्या है, 0 है, तो ये किस पार्ट को फॉलो करेगा कि there should be some delta 2 positive so that mod of gx किससे छोटा आ जाए, epsilon by m से। ठीक, जहाँ पे भी जब भी कभी x a में होगा और mod of x minus c 0 से बड़ा होगा लेकिन डेल्टा 2 से छोटा होगा। अब हम यहाँ पे डेल्टा 1 और डेल्टा 2 का मिनिमम ले लेंगे डेल्टा, तो कंसीडर करोगे mod fx माइनस जी एक्स माइनस 0 क्या हो जाएगा, mod fx gx किससे छोटा है, हमें एप्सिलॉन से छोटा दिखाना है एज पर आर डेफिनेशन। तो हम क्या कहेंगे कि ये m इंटू एप्सिलॉन बाई m। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि वहाँ पे हमने
m से छोटा क्यों लिया एक जगह और एक जगह एप्सिलॉन बाय m से छोटा क्यों लिया ताकि यहाँ पे इजीली एप्सिलॉन बन जाए। फॉर ऑल x इन a, जब भी कभी x माइनस सी का मॉड किससे बड़ा है, 0 से, लेकिन डेल्टा से छोटा है, तो जो लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ जी है वो क्या हो जाए, 0। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं वन साइडेड लिमिट्स की। ठीक है, तो नाम से ही समझ में आ रहा है, एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं कि लेट a belongs in R and f be the function defined from a to R and C be the cluster point. Then we can say that L belongs to R is the right hand limit of f at C. If for every epsilon positive there exists some delta positive such that mod of fx minus L किससे छोटा हो जाए, epsilon से, for every x in A whenever x minus C is greater than 0 but less than डेल्टा। ऐसे ही सेम आप जो है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी कह सकते हो, बस चेंज क्या होगा कि हम क्या कहेंगे कि जब भी कभी एक्स सी माइनस एक्स किससे बड़ा है, 0 से, लेकिन डेल्टा से छोटा है। ठीक है, ये दो नोट के पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट, दैट द लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी पॉजिटिव एफ एंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी नेगेटिव एफ, दीज आर कॉल्ड वन साइडेड लिमिट्स ऑफ एफ एट सी। It is possible that neither one-sided limit may exist. ठीक है, अब ये दो थ्योरम्स है जो हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहली थ्योरम है कि C जो है एक क्लस्टर पॉइंट है, A सबसेट है R का और एक फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं। Then the limit extending to C fx is L. अब ये लिमिट L कब होगी, if and only if लिमिट एक्सटेंडिंग टू C पॉजिटिव f L हो और लिमिट एक्सटेंडिंग टू C नेगेटिव L हो। बेसिकली अगर आप देखो तो ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट है, ये दोनों लिमिट अगर L होगी तो हम क्या कह सकते हैं कि जो ओवरऑल फंक्शन है उसकी लिमिट L होगी। ठीक है, ये पहली थ्योरम थी। अब नेक्स्ट थ्योरम पे आओ। नेक्स्ट थ्योरम में भी सेम बातें हैं, C एक क्लस्टर पॉइंट है, A सबसेट है, एक फंक्शन डिफाइंड है। अब जो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स है वो इक्विवेलेंट होगी। पहली स्टेटमेंट कि जो फंक्शन की लिमिट है वो क्या है, L। दूसरी स्टेटमेंट है फॉर एवरी सीक्वेंस xn that converges to C such that xn is in A and xn is greater than C for every n in natural numbers, then we can say the sequence f of xn converges to L। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है जहाँ पे हमें शो करना है कि ये जो फंक्शन है it does not have a finite right hand limit and thus it does not and its limit does not exist। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार देख लेंगे। अगर आपके पास डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि आपको दिखाने की इसकी जो है लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो आप डायरेक्टली डाइवर्जेंस क्राइटेरिया यूज करके एक ऐसा सीक्वेंस ढूंढ लेते हैं जो कन्वर्ज कर रहा है 0 पे, फिर आप डाइवर्जेंस क्राइटेरिया लगा सकते थे। लेकिन यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि हमें दिखाने की फाइनाइट राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। ठीक है, तो उसके लिए देखो हम क्या मेथड फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे हमें क्या प्रूव करना है कि दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो नाउ द फंक्शन क्या है आपके पास, fx, हम इसको मान लें e टू द पावर 1/x। देखेंगे अब हमने इसको fx मान लिया। नाउ एज x टेंड्स टू 0 देन 1/x ग्रोज विदाउट द बाउंड अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। तो अगर आप इस पे लिमिट लगाओ तो यानी कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e टू द पावर 1/x, ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो जो इसकी लिमिट है, now for this limit to exist and be finite the function must approach to the finite value L, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे अगर आप देखो इसकी लिमिट इनफाइनाइट तक जा रही है, हमें क्या चाहिए, एक फाइनाइट लिमिट। वो एक फाइनाइट लिमिट तक जाए तो हम क्या कहेंगे, एज x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, हम क्या करेंगे, देखो हम कहेंगे कि लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव बी गिवन देन देयर एग्जिस्ट सम डेल्टा पॉजिटिव सच दैट mod of e to the power 1/x minus L is less than एप्सिलॉन। डेफिनेशन लगा दी हमने अपनी, फॉर ऑल x बीइंग ग्रेटर देन 0 बट लेस देन डेल्टा। नाउ सिंस e टू द पावर 1/x grows without the bound as x tends to 0, then no matter how small delta we choose, for finite number L we find x close to 0 such that e to the power 1/x exceeds L plus epsilon. Where e is a positive number, this shows that function does not approaches to the finite value, so thus this limit does not exist। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था।
आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। किसी को कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहो। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।